नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं गायत्री देवी, होस्ट। ई-रूपी अभी 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ था। इसके बारे में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव बातें चलती रही हैं, बट जो थॉट प्रोसेस है उसको लाने के पीछे उसके पीछे बहुत डिफरेंट एजेंडा है। काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई है और ये वन ऑफ द स्टेप्स है उस प्लानिंग का। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव प्रधान। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद सर। तो सर, जैसा कि हम शुरुआत से शुरू करते हैं, उसी की तरह हमेशा मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि ई-रूपी है क्या बेसिकली और इसे क्यों लाया गया? गायत्री जी, ई-रूपी क्या है और क्यों लाया गया ये मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। सर कर लेकिन दीजिए, फिर बाकी का प्लस माइनस ले लेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने चैनल पे लिखा था पीछे की बड़ी सोच और बड़ा मकसद। तो आपको हिस्ट्री में भी जाना है या 10 मिनट में ख़त्म करना है? नहीं, डेफ़िनेटली जब हम बैठते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम न्यूज़ रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली द एनालिटिकल पार्ट कि इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, ये समझने के लिए सबसे पहले तो उस आदमी का दिमाग समझने की ज़रूरत है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और वो दिमाग कहाँ से आया, कैसे आया, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनको भारत का प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया है, ख़ास तौर से हमारे सोशल मीडिया पे जो उतावले लोग बैठते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, उनके हिसाब से। मोदी जी, मैं 1980 1970 में नहीं जा रहा हूँ। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे 2001 में, जब केशुभाई जो थे वो बीमार थे और उनकी जगह मोदी जी ने ली थी। आपको पता है, अदर देन भुज अर्थक्वेक, एक मोदी जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करा था? ये ज़्यादा गूगल पे भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, और ख़ास तौर से जो पिछले 2-3 साल में सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी बने हैं 5-6 साल में, उनको पता नहीं होगा। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था, वो अपने कैबिनेट के मंत्री, अब मुझे नहीं पता पूरी कैबिनेट थी या आधी कैबिनेट थी या मुख्य इम्पोर्टेंट लोग ही थे, पर मोदी जी और अपने कैबिनेट के कुछ चुने हुए मंत्री या शायद पूरी कैबिनेट को लेके वो आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में बंद हो गए थे। मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि कितने दिन के लिए था, क्योंकि उस वक्त हम लोग पॉलिटिकल नहीं थे, हम पॉलिटिक्स नहीं सोचते थे। चीफ मिनिस्टर कौन कहाँ का है हमारी से समझ में नहीं आता था। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब वो आईआईएम अहमदाबाद गए थे कुछ सीखने, तो मैं भी उसी कैंपस में उस दिन था, उस वक्त था, उस ड्यूरेशन में। ज़्यादा वादा, क्योंकि हम भी इंडिया आए थे कुछ कोर्स करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद में, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था इसलिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं करी कि क्या कोर्स है क्या है। बट बाद में ये पता चला था कि ये जो कोर्स करने आए हैं, ये गवर्नेंस सीखने आए हैं, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सीखने आए हैं। और जो सबसे मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, जो मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, जो भी मेरी मैनेजमेंट क्लासेस हैं उसमें मैं बताता हूँ, वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है, और जब तक प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होती है उसका सल्यूशन नहीं हो सकता। हेडलाइन, हम लोग हेडलाइन को प्रॉब्लम समझते हैं और फिर अब सल्यूशन फेंकने शुरू कर देते हैं, सुबह उठ के मोदी को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। तो इस आदमी ने, इस इंसान ने प्रॉब्लम डेफिनेशन वहाँ सोची थी। जिसको लगता है 2013 में भाजपा ने इन्हें नॉमिनेट करा और 2014 में कुछ हम ही जैसे लोग, हम लोग ने भी बहुत मेहनत करी थी कि वजह से प्रधानमंत्री बने, वो भी गलत है। क्योंकि मैंने आप ही के चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ कि
2009 का चुनाव हारने के बाद ये डिसाइड हो गया था कि 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। यानी 2009 से 2014 के बीच का जो 5 साल का वक़्त था, वो प्रिपरेशन का वक़्त था। जिन लोगों ने मोदी की 2014 के चुनाव से पहले, चुनाव के रन अप में जो स्पीच सुनी होंगी, उसमें एक स्पीच मेरे कानों में आज भी गूंजती है। जब उन्होंने कहा था, और मैंने सारी स्पीचों में से वही, मैंने पूरी कैंपेन जो थी 2014 की मोदी जी की, उसमें से केवल मैंने 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए टेक अवे थी, जो स्ट्रैटेजिक थी और जिनकी वजह से, एक की वजह से चुनाव जीते और दूसरे की वजह से 10 साल निकले। पहला तो था वो टोपी वाला एपिसोड, वो आज सबको याद है, वो दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आई वुड से। और दूसरा जो था, मोदी ने एक स्पीच में बोली थी कि मुझे 10 साल दे देना और 10 साल के बाद अगर मैं डिलीवर ना करूं तो मुझे वापस भेज देना। तो ये जो 10 साल का ब्लूप्रिंट है, ये 2009 से 2014 के बीच में लिखा गया था, प्लान करा गया था, माइलस्टोन डिसाइड किए गए थे, किस चीज़ को कब करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड हुआ था। 2014 में मेरे 26 मई 2014 रात को 11 बजे का एक ट्वीट है, जिसमें मैंने लिखा था कि अगले 10 साल मोदी जी का फोकस 2 चीज़ों पे होगा, फार्मर और फौजी, फार्मर और नेशनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली फार्मर और फौजी मैंने लिखा था, फौजी का अर्थ होता है नेशनल सिक्योरिटी, उसमें हर यूनिफॉर्म आ जाती है, और फार्मर जो मैंने लिखा था उसमें हर वो इंसान आता है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में बैठा हुआ है। तो ये जो ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ वो 2014 से शुरू हुआ था। तो आज हम फौजी की बात नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं करते, वरना उसमें हम पाकिस्तान डिमोनेटाइजेशन वगैरह में चले जाएंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि मेरे को एक मैं ढूँढ रहा हूँ अपने आर्काइव में, एक मेरा 2015 का मुझे ध्यान आया, मैंने न्यूज़ वर्ल्ड नाम की एक साइट है, उस पे मैं कॉलम लिखता था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि डिप्लोमेसी पे कुछ कॉलम लिखो, मोदी की डिप्लोमेसी पे। तो मैंने वो कॉलम लिखी है, ढूँढ रहा हूँ मैं, वो शायद 5-6 एपिसोड की कॉलम है, अनएडिटेड है। जो पब्लिश करी गई थी वो एडिटेड पब्लिश करी गई थी। हमारे एक मित्र थे जो वहाँ काम करते थे, सुमन चक्रवर्ती, उन्होंने पब्लिश करवाई थी, उनके लिए लिखता था मैं। लेकिन वो मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब जो आज हो रहा है वो 2015 में मैं लिख चुका था। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो फार्मर की बात होती है जिसमें सारा लोअर मिडिल क्लास आता है। तो सबसे पहले आपने देखा हो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने फार्मर को यूरिया प्रोवाइड करा। तो नीम कोटिंग करी, नीम कोटिंग की वजह से यूरिया दिया। और 1 मिनट, एक इशू है गायत्री जी, जरा मैं 30 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था मेरी साइड में, इसलिए। तो सबसे पहले आपने देखा होगा मोदी जी ने यूरिया के लिए नीम कोटिंग करा ताकि फार्मर्स को यूरिया मिले। उसके बाद, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ताकि लोग बोर ना हो, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम जो करा था वो डीबीटी करा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो भी सरकारी मदद है राइट अप टू कोरोना काल, वो उन्होंने डीबीटी के माध्यम से फार्मर्स तक, या जो हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो 70-80 करोड़ भारतीय हैं, वहां तक पहुंचाया था। इन द प्रोसेस जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो करेंसी बाहर निकालने के लिए से पहले उन्होंने प्लानिंग कर ली थी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल पेमेंट्स। तो उसके आपने देखा प्राइवेट कंपनी पेटीएम जैसी कंपनी आई जो लोग यूज करते हैं, यूपीआई आया, भीम ऐप आया, सारी चीजें आई, ये पेमेंट सर्विस थी।
ये पेमेंट सर्विस जैसे डीबीटी है, डीबीटी इज लिंक टू पर्सनल, एक पर्सन से लिंक है। और जो आपका यूपीआई वगैरह होता है ये भी आपके फोन से लिंक होती है, इंडिविजुअल लिंक्ड होती है। मतलब अगर आप यूज कर रही हैं, आपके हस्बैंड यूज करेंगे तो उनको दूसरा यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से कर रहा हूं तो यूपीआई में मेरा डेबिट कार्ड चलेगा, पेटीएम में मेरा डेबिट कार्ड चलेगा, लेकिन अगर मेरे घर परिवार का कोई सदस्य इस्तेमाल कर रहा है तो उसका डेबिट कार्ड होगा, भले ही वो उसी अकाउंट में हो, बट इट इज अ पर्सनल ड्रिवन। तो आप देखिए, पहले यूरिया का क्लियर करा, फिर आपने डीबीटी इंट्रोड्यूस करा, फिर आपने डिजिटल पेमेंट इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद धीरे धीरे चलते सारे काम आपने फार्मर इंश्योरेंस करा, आपने फार्मर प्रोड्यूस के लिए जमीन की उपज क्या है, वो सारी चीजें क्लियर करी, हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड इत्यादि इत्यादि करा। फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम करा, आपने मैपिंग ऑफ लैंड भी करा कि फार्मर की कितनी लैंड है, वो भी आज की डेट में डिजिटल हो रही है। मतलब पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, भारत बहुत बड़ा देश है, एक दिन में काम नहीं होता है, 1-2 साल का काम नहीं है, बहुत लंबा काम है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। काफी कुछ रिकॉर्ड्स जो है डिजिटलाइज हो चुके हैं, जिसमें आपके लैंड की मेजरमेंट और लैंड की लोकेशन, जीपीएस लोकेशन के हिसाब से सारी चीजें हुई। जब सारी चीजें हो गई तो मैंने एक बार कहानी भी सुनाई थी कि फार्मर को आपने सब कुछ दे दिया, फिर इंश्योरेंस भी आपने दे दिया क्रॉप डैमेज करने का और सारी चीजें, उसके बाद आपने मेडिकल लाए, वन जो आम लोगों के लिए मेडिकल है, एजुकेशन के लिए लेके आए। ऐसे करते करते आपने लगभग सारे काम कर लिए। उसके बाद आपने लाए फार्म बिल। तो फार्म बिल लाने के बाद आपने जो 70 साल से एक जो प्रॉब्लम थी भारत में किसानों की, जो उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, आपने फार्म बिल से वो बेड़ियां तोड़ दी। अब आप एक चीज यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए कि भारत में करप्शन जो है, कई तरह का होता है। तो जैसे आर्म्स डीलिंग में भी करप्शन है, कोई ब्रिज बना रहे हैं उसमें करप्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन में करप्शन है, वो अलग तरह का करप्शन है। लेकिन एक दूसरा करप्शन है जो मैसिव है, और वो करप्शन है हमारा फार्मिंग सेक्टर में या लोअर तबके के सेक्टर में, और वो कनेक्शन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। राजीव गांधी ने बोला था 100 रुपए भेजते हैं तो ये 85 पैसे खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। तो एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है भारत सरकार का कि जाता नहीं था पैसा। और जैसे मान लीजिए जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास हेडलाइन आई, आपको ये प्रॉब्लम लगी, आपने इसका इंस्टेंट सोल्यूशन क्या निकाला? लोन वेवर कर दो। भाई अभी तक तो यही होता था ना कि फार्मर अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसका लोन वेवर कर दो। लेकिन लोन वेवर में सब जानते हैं कि फार्मर को कुछ नहीं मिलता था, 2 रुपए, 4 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिलते थे, और सारे के सारे पैसे नेता के ही होते थे। ये एक बहुत बड़ा करप्शन था, इसको हटाना जरूरी था। तो डीबीटी के माध्यम से और जो स्टेप्स लिए उसके माध्यम से करप्शन हटाया। अब जो तो आपने काफी हद तक करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर दी, और ये जो करप्शन है इस लेवल पे, यही वोट की राजनीति पे जाता है, यही वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है कि आपने एक कम्युनिटी को बेनिफिट दिया, दूसरी कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं दिया, जो आपको वोट नहीं करती है, चाहे वो कोई किसी का कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, लेकिन आपने एक कम्युनिटी को दिया, दूसरी कम्युनिटी को नहीं दिया, कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया, अपने क्षेत्र में दिया, दूसरों के क्षेत्र में नहीं दिया। तो ये जो बाइसनेस थी ये बहुत ज्यादा थी, और यही पॉलिटिकल स्कैम, इसको मैं बोलूंगा पॉलिटिकल स्कैम, ये पॉलिटिकल स्कैम बहुत ज्यादा था। तो जब हमें सब्सिडी देनी है या कुछ करना है तो हमारे लिए ये पॉलिटिकल स्कैम होता था। और उसमें आपने देखा
सब्सिडी हटाने के लिए गैस की सब्सिडी आप ओरिजिनल पे करो, आपको इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में वो सब्सिडी आ जाती है। कई और चीज़ों में भी ऐसा है, मेरे को गैस का भी याद है। अब इसको दूसरे लेवल पे ले जाना ज़रूरी था और वो दूसरा पॉलिटिकल स्कैम है जिसके लिए इसको काम करा गया है। इसके लिए ई-रूपी लॉन्च करा। तो ई-रूपी कोई नई चीज़ नहीं है, ये यूपीआई के प्लेटफ़ॉर्म पे ही बना हुआ एक दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप अगर कॉर्पोरेट्स में हैं और अगर आपको कंपनी पेट्रोल अलाउंस देती है, कार अलाउंस देती है, गाड़ी का भत्ता देती है, पेट्रोल भत्ता देती है, तो मान लीजिए आपका पेट्रोल भत्ता 5,000 रुपए महीने का है। तो अभी तक ये होता था कि कंपनी ने आपको 5,000 रुपए सैलरी में ऐड करके दे दिया, जो कि आपको चाहिए नहीं होता है, लेकिन आपकी जो सीटीसी है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करा जाता था ताकि टैक्सेशन कम से कम हो। भले ही आप 5,000 नहीं, आप कंपनी की गाड़ी यूज़ कर रहे हो या कंपनी की कैब यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको पेट्रोल का भत्ता दिया जाता था ताकि, और या आपको वाउचर्स दिए जाते थे या रिम्बर्समेंट किया जाता था अगर आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए लैपटॉप का भत्ता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का भत्ता है जो आपके बिजनेस में या काम में, अपने आपके जॉब में ज़रूरत पड़े। अब क्या है, अब इसके माध्यम से कंपनी को पेट्रोल भत्ता आपकी सीटीसी में डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अगर आपका 5 रुपए का 5,000 का पेट्रोल भत्ता है तो कंपनी आपको 5,000 का कूपन देगी, जो आप केवल पेट्रोल पंप पे ही रिडीम कर सकते हैं, पेट्रोल भरवाने पे ही। डीजल बनवाएं या पेट्रोल बनवाएं या सीएनजी बनवाएं, लेकिन वो पेट्रोल पंप पे ही रिडीम हो सकता है। तो अब जो इस माध्यम से टैक्स चोरी होती थी वो भी बच गई। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें 10,000 20,000, आज के संदर्भ में बता रहा हूं, 10,000 15,000 एम्प्लॉयज हैं। अब वो कंपनी डिसाइड करती है कि मैं अपने 15,000 एम्प्लॉयज जो मेरे कैंपस में, उन सबको मैं वैक्सीनेट करूंगी। तो कंपनी वैक्सीनेशन के लिए कांटेक्ट करती है, फिर पूरा सेटअप करा जाता है, फिर नर्स डॉक्टर सारे आते हैं और वो वैक्सीनेशन करता है। आपको एक सेंटर क्रिएट करना पड़ता है कैंपस के अंदर जहां एम्प्लॉयज आके अपना वैक्सीनेशन करते हैं। अभी तक जितने भी ऐसे जिन लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा वो एग्री करेंगे। और अगर हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल का एक सप्लाई चेन है जो ऑलरेडी ग्लूड है, जो ऑलरेडी उसमें कुछ ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। वो सालों से एक हॉस्पिटल का चलता आ रहा है, उसकी प्रिक्योरमेंट कॉस्ट भी कम है, उसकी सप्लाई चेन कॉस्ट भी कम है। अब कंपनी क्या कर सकती है कि 15,000 एम्प्लॉयज का वैक्सीनेशन सेंटर में करने की जगह 15,000 एम्प्लॉयज को 400 रुपए दे सकती है वाउचर। हर कंपनी में कुछ हॉस्पिटल इम्पैनल होते हैं, हर कंपनी के कुछ हॉस्पिटल इम्पैनल होते हैं जो उस एरिया में वो काम करती है। अब आप वो कूपन लेके जाइए, हॉस्पिटल जाइए, वहाँ उनका सप्लाई चेन है, वहाँ उनकी दवाइयाँ हैं, वहाँ उनकी वैक्सीनेशन है। आप जाइए, वैक्सीन लगाइए, अपना वाउचर दीजिए और घर आ जाइए। तो ये कॉस्ट कम पड़ी। तो ये तो हो गया इसका प्राइवेट यूज जो प्रधानमंत्री ने बात करी और जो बताया जा रहा है। तो इस तरह इसके वेरियस एप्लीकेशंस बन सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आपको बताऊं पर्सनल यूज में, जो आपके और मेरे यूज में, जैसे मेरा बेटा कॉलेज में, अब कॉल आई कि पापा मेरे को 500 रुपए बुक्स के लिए चाहिए। ठीक है, अब कॉलेज में बच्चे हैं, मस्ती भी करते हैं, पार्टियां भी करते हैं, बहुत सारे और खर्चे होते हैं उनके, लेकिन उन्होंने बुक्स कह के माना। अब मैं तो जा नहीं रहा हूँ देखने की कौन सी बुक्स खरीदी है, ना मैं ये देखने मैं बुक्स खरीद के डिलीवर करने जा रहा हूँ। मैं तो 500 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा उसके पेटीएम में और वो जाके किताब खरीद लेगा। अब क्या है, अब मैं 500 रुपए का वाउचर दूंगा। तो यानी बेटा आपने मेरे को 500 रुपए किताबों के लिए बोले थे ना, अब आप किताबों पे ही खर्च करोगे, आप इसे कहीं इधर उधर खर्च नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने बहाना मारा किताब का और करनी है पार्टी, तो अब आप बच नहीं सकते। अब मैं आपको 500 रुपए दूंगा। पर्पस so specific.
हाँ, तो जहां डीबीटी पर्सन स्पेसिफिक था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई रूपी पर्सन स्पेसिफिक तो है क्योंकि यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे बना है, लेकिन अब ये पर्पस स्पेसिफिक है। तो हम पर्पस को लेके पैसे दे सकते हैं। अब पहले क्या होता, अब सरकार का यहाँ सरकार अब मतलब इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, लेकिन हर चीज बताई नहीं जाती है। कुछ चीजें एक पब्लिक परसेप्शन होता है, कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक होती हैं। स्ट्रेटेजिक चीजें कभी बताई नहीं जाती। अब मान लीजिए सरकार बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, मान लीजिए 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक। जेएनयू के हमारे बुजुर्ग अंकल आंटी को 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। अब तक पैसा ट्रांसफर होता था, वो 5,000 रुपए आप कैसे इस्तेमाल करो आपकी मर्जी। अब हम आपको वाउचर देंगे, यानी आप उसको रिम्बर्स केवल अपनी फीस इत्यादि के लिए ही कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं कर सकते। मैं ये हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, मतलब ये नहीं कह रहा इसके पीछे होगी, लेकिन ये एप्लीकेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्टअप होंगे। अभी तो 4 दिन लॉन्च के लिए हुए हैं, अभी टेस्टिंग होगा, क्योंकि सरकार ने भी बोला है कि अभी हम हेल्थ पे करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो आपने इंश्योरेंस बेनिफिट्स वगैरह इस पे करेंगे, लेकिन इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। लास्ट ईयर जब मैं फार्मर लॉ के में मैंने फार्मर लॉस पे लिखा था, तो मैंने लिखा था पहली बेड़ी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिसको मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में समझाता हूं, बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसमें किसान आता है, उसमें मजदूर आते हैं, उसमें गरीब आते हैं, उसमें बीपीएल आते हैं। और दो ही चीजें हैं जो परेशान करती हैं, जो लास्ट पर्सन है, लास्ट माइल है, वहां पर पैसा पहुंचने में। एक तो मिडिल मैन, तो मोदी ने मिडिल मैन निकाल दिया। अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो डेली वर्कर हो, मनरेगा का वर्कर हो, या कोई भी हो। और मैंने कहा था दूसरा करप्शन जो है वो हमारा पीडीएस सिस्टम है। अब स्पेसिफिक आपको मैं पीडीएस पे बताता हूं, पीडीएस सिस्टम इससे रेवोल्यूशनाइज कैसे होगा। इसके बहुत सारे तार हैं। मान लीजिए सरकार 3 रुपए चावल के देती है, 3 रुपए किलो चावल देती है, 2 रुपए किलो गेहूं देती है, 1 रुपए किलो और अनाज देती है। ये पीडीएस के रेट है। तो आप गरीब इंसान हैं, आपको 3 रुपए किलो में चावल मिलेगा, 2 रुपए किलो में व्हीट मिलेगा, 1 रुपए किलो में बाकी अनाज मिलेगा। लेकिन उसके पीछे अगर सरकार 20 रुपए और खर्च कर रही है, तो वो सरकार की सब्सिडी जाती थी। और सब जानते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम है भारत में, उसमें ऑलमोस्ट 40% की लीकेज है। आपने बायोमेट्रिक कर दिया, सब कर दिया, इसके बाद भी लीकेज है। मतलब ये तो 60% एफिशिएंसी, बहुत अच्छी एफिशिएंसी मानी जाती है पीडीएस में, लेकिन लीकेज है। दूसरी बात, जितने नेता हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, काफी नेता, मतलब मैं सारे नेता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी नेता, दिल्ली में तो एक नेता की 20 पीडीएस की दुकानें हैं करंट गवर्नमेंट की। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में पीडीएस की दुकानें नेताओं के और नेताओं के पाले हुए लोगों के हाथों में हैं। तीसरा पॉइंट आप समझिए, पीडीएस का 70% प्रिक्योरमेंट होता है पंजाब से। 70% मतलब मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट पंजाब से हुआ। ये 70% जो प्रिक्योर करा है एफसीआई ने या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अब अपने गोदाम में माल रखती हैं। गोदाम में माल बर्बाद भी होता है, क्योंकि करप्शन वहां पर भी है। जैसे गेहूं को अगर आपने सीलन में डाल दिया तो गेहूं किसी काम का नहीं रहेगा, फिर आप उसे 1.5 रुपए किलो, 1 रुपए किलो दारू बनाने वाली कंपनियों को बेच देते हो और सरकार को दिखा देते हो डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो भी करप्शन है। और पंजाब इसमें माहिर है। पंजाब के एक मंत्री ने इस्तीफा भी दिया था, वो बहुत बड़ा
मतलब दारू प्रोडक्शन में बहुत फैमिली बहुत इन्वॉल्व है। बादल। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सब समझदार लोग देख रहे हैं इसको तो समझ जाएंगे। फिर जो गोदाम में माल आया, आपने जो अनाज रखा, अब चेन्नई में अगर पीडीएस की दुकान है तो आपने वो माल चेन्नई में उसके अलॉटेड कोटे का ट्रांसफर करा। ऑनलाइन ट्रांसफर तो होगा नहीं, ट्रक जाएगा, माल लदेगा, ट्रक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी कॉस्ट आएगी। तो आपने 1-2 या 10-20 सेंटर पॉइंट जहां पर भी आपने प्रिक्योर करा, वहां से आपको पूरे देश में वो माल बेचना है। ये एक सिस्टम अभी तक चलता आ रहा था। दूसरा वो है, जैसे आप और मैं हैं, हम राशन की दुकान से सामान नहीं लेते, हम डायरेक्ट मार्केट से सामान लेते हैं। और जो डायरेक्ट मार्केट है उसका अपना सप्लाई चेन होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, क्योंकि वहां पर एक एक रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मैटर रख करता है। वेस्टेज बहुत कम होती है, सरकारी में वेस्टेज ज्यादा होती है। अब मान लीजिए जो पीडीएस ओनर हैं, उनको मैंने फूड वाउचर दे दिए। कैसे इसका सिस्टम बनेगा वो आगे जाके मेरे ख्याल से सरकार उसमें सोच रही है। और जितना मैंने मोदी जी का दिमाग समझा है 2001 से, वो मेरे को बता रहा है कि पीछे सोच यही है। तो मैं अब 5 लाख दुकानें हैं भारत में, 5 लाख कुछ हजार दुकानें हैं पीडीएस की, और 70 करोड़ लोग वहां से सामान उठाते हैं। अब मैंने सबको वाउचर दे दिया, अब आप फ्री हो। आप पीडीएस की दुकान से उठाओ, आप कहीं से उठाओ। जो 20 रुपए मुझे एज ए गवर्नमेंट देने हैं वो मैंने वाउचर में डाल दी। दूसरी बात ये कभी मत भूलिए कि फार्मर बिल आने के बाद अब किसानों के अकाउंट में लमसम पैसा पहुंचता है। पहले होता था 10,000 ले जाओ, 20,000 आज ले जाओ, 5,000 कर ले जाओ। बेचारा किसान भी लोन चुकाते चुकाते ये सारी चीजें करते, उसके हाथ में पैसा कभी रुकता ही नहीं था। अब अगर किसान के हाथ में 2.5 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा आ रहा है अपनी फसल का, तो वो भी अच्छा खाना खाना चाहता है। जो गरीब है वो भी अच्छा खाना खाना चाहता है। तो उसने कहा सरकार ने मुझे 20 रुपए दिए, चलो मैं 10 रुपए और अपनी तरफ से डाल देता हूं, मैं चावल अच्छा खरीद लूंगा। तो आपके पास एक फ्रीडम आ गया ना। और जब फ्रीडम आया, और मैं ये नहीं कह रहा पीडीएस बंद हो जाएगी, ऐसा कोई मत सोचना, लेकिन पीडीएस का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। और जब रेलेवेंस खत्म होगा तो धीरे धीरे जब ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो फिर नेताओं की तो पॉलिटिकल करप्शन वहां पर खत्म हो गया ना, पीडीएस दुकानों का। और अगर आप मार्केट में कहीं से भी खरीदते हैं और धीरे धीरे कम होता है, तो आप ये सोचिए, आपने अभी आप मान लीजिए 20 रुपए सब्सिडी देते थे, आपने 30 रुपए देनी शुरू कर दी इस वाउचर में। लेकिन आपने लाखों करोड़ रुपए, वो जो ट्रांसपोर्टेशन गोदाम बर्बादी में होता था, वेस्ट होता था, वो तो आपने सब बता लिया। आपने एक पूरी सप्लाई चेन खत्म कर दी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है प्राइवेट वाली, उसको आपने स्ट्रेंथन कर दिया। अब अगर अडानी प्रिक्योरमेंट करता है अनाज का, या रिलायंस अनाज का प्रिक्योरमेंट करती है, तो ये लोग, इनका मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा तो होगा नहीं कि भाई गेहूं भीग रहा है तो भीगने दो, चावल भीग रहा है तो भीगने दो, बेच देंगे दारू के अड्डे पे। ये तो एक एक बोरी की वैल्यू समझने वाले लोग हैं ना, सरकारी नहीं है। एक एक बोरी की अकाउंटेबिलिटी होगी तो अनाज वेस्टेज होगी। तो जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी सोच है, इसीलिए मैंने पिछले साल जब फार्मर बिल पे मैं लिख रहा था, मैंने कहा अब जो अगला एक्शन है वो पीडीएस सिस्टम को इरेलेवेंट करना है, और 4 से 5 साल में पीडीएस सिस्टम इरेलेवेंट हो जाएगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो मैं कभी गलत हुआ नहीं हूं इस अपनी सोच पे, क्योंकि ध्यान से सोचता हूं।
अगले 4 से 5 साल में पीडीएस सिस्टम इरेलेवेंट हो जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत करके अपने पैसे कमाइए इज्जत से, सरकार आपको इज्जत से सब्सिडी देगी और अब आपको खुली छूट है, आप जहां चाहें वहां से माल लीजिए। जो गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अच्छे मेधावी छात्र हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, सरकार स्कॉलरशिप देती है। अब सरकार ने मान लीजिए हर बच्चे को 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो उन्होंने 1,000 रुपए के आपको वाउचर दे दिए। ये वाउचर आप रिडीम कर सकते हो किताबें खरीदने में, ड्रेस खरीदने में। दूसरा एडवांटेज और क्या है पीडीएस सिस्टम का, भाई आज डीबीटी से मान लीजिए पीडीएस अनाज के लिए सरकार ने आपको 100 रुपए दिए कि आप जाइए अनाज खरीद लीजिए। आप ठहरे दारूबाज, फैमिली सफर हो, लेकिन आपने 50 रुपए की दारू पी गए, 50 रुपए का अनाज घर में ले आए। अब जब आपके पास 100 रुपए पूरे को पूरे अनाज के लिए आएंगे, तो अब दारू में तो खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि पर्पज स्पेसिफिक हो गया। तो अभी ई रूपी जो है लॉन्च हुआ है, इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। अब देखने वाली बात है कि इसके एप्लीकेशन सरकार कैसे इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि जितना मैंने समझा है भारत के प्रधानमंत्री को स्ट्रेटेजिक चीजें ये बताते नहीं है, और वो अंदर से ही, देखो जैसे लोग बोलते हैं ना रिजर्वेशन खत्म नहीं करा, रिजर्वेशन नहीं हटा रहे। मैंने हमेशा एक चीज का एग्जाम्पल दिया है इन चीजों में। मेरी एग एनालॉजी जो मैं यूज करता हूं हमेशा, आज से नहीं पिछले 20-30 साल से यूज कर रहा हूं, कि व्हेन द एग इज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड द लाइफ इज बॉर्न। तो जब भी कोई चीज में आस्था या गैप इतना ज्यादा है सोसाइटी में, या हम लोग यूज टू हो चुके हैं जिसके करने से सोसाइटी बिखरेगी, जिसको खत्म करने से या चेंजेस करने से, उसमें नयापन अंदर से ही आएगा। तो आप पीडीएस सिस्टम को बंद करोगे तो यानी अंडे को बाहर से तोड़ रहे हो, लाइफ इज लॉस्ट। उसका ऑमलेट बना के अपोजिशन ही खाएगी। तो आप ऐसे सिस्टम इवॉल्व करते हो जहां अंदर से अंडा टूटे और लाइफ निकले, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस चीज को इरेलेवेंट कर दो। जब पीडीएस इरेलेवेंट हो जाएगा तो पॉलिटिकल करप्शन, जो वोटर लेवल पे पॉलिटिकल करप्शन होता है, वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएगा। वैसे ही कम हो गया है डीबीटी और बाकी माध्यमों से। अब मान लीजिए मैंने किसान को, आज क्या है, अभी अगस्त चल रहा है, अब आपका सीजन आएगा रबी की फसल बोने का, आपको यूरिया चाहिए, किसान रजिस्टर्ड है, 1,000 रुपए का यूरिया चाहिए होता है उसकी लैंड के प्रोपोर्शन में। मैंने उसे 1,000 रुपए का वाउचर दे दिया, आप जाइए जहां यूरिया मिल रहा है वहां वाउचर रिडीम कीजिए और अपना यूरिया लेके आ जाइए। आप उस 1,000 रुपए में से 900 रुपए का यूरिया और 100 रुपए की दारू नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत लैंडमार्क चेंज है, लॉन्ग टर्म चेंज है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। जैसा दिख रहा है सुंदर सुंदर ऊपर से, ये उतना सुंदर नहीं है, इसके पीछे बहुत स्ट्रेटेजी। जैसे जब सरकार ने यूपीआई लॉन्च करा था, भीम ऐप लॉन्च करा था, डिजिटल करेंसी लॉन्च करी थी, डिमोनेटाइजेशन से पहले करी थी ना। लेकिन ये थोड़ी ना बताया था हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि अब मैं डिमोनेटाइजेशन करने जा रहा हूं। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कभी नहीं बताए जाते हैं। जैसे अभी कल की खबर है, अल जजीरा ने कहा कि अल जजीरा ने, और वो एक कोई वियॉन करके चैनल है, उन्होंने कहा भारत सरकार मॉरिशस में एक आइलैंड पे स्ट्रेटेजिक नेवल बेस बना रही है।
उनकी रिसर्च ने ये कहा। अबे रिसर्च क्यों कर रहे हो? 2015 का मेरा आर्टिकल पढ़ लो, मैंने तो साफ साफ लिखा है, डियागो गॉरिसा जो यूएस का है, इंडिया के डाउन में, उसी लाइन पे हमारा बेस बना रहा है। तो तब जब मोदी जी मॉरिशस और सेशल्स गए थे तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई थी कि टूर करने गए हैं, टूरिस्ट गए हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, दूरबीन लेके खड़े हैं। प्रभु खुद फॉरेन मिनिस्टर बन गए, फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत क्या है? हाँ, खुद फॉरेन मिनिस्टर बन गए, फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत क्या है, इत्यादि इत्यादि बहुत मजाक उड़ाई थी। और हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे जितने राइट विंग के मित्र वगैरह, रायता विंग वाले मित्र हैं, उन्होंने तो सबसे पहले एडवाइस करना शुरू करा था, ये छोटी सी कंट्री है, ये क्या है। आपको पता है सेशल्स इज अ लिसनिंग पोस्ट, और जो चाइना हमें सर्किट कर रहा है उसके बाहर से हमें अटैक पोजीशन चाहिए, वो मॉरिशस दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि आपको सरकार के किए हुए काम ऐसे लगते हैं, डेकोरेटिव हैं, पॉपुलर पॉपुलर परसेप्शन के लिए हैं, लेकिन अंदर स्ट्रैटेजिक कुछ और होता है। और आप मेरे से लिख के रख लीजिए, 4 से 5 साल के अंदर पीडीएस सिस्टम इरेलेवेंट हो जाएगा, और अगले 10 साल में रिजर्वेशन इरेलेवेंट हो जाएगा। जी। ये गवर्नमेंट आज कल की नहीं सोचती है, ये गवर्नमेंट कल के इलेक्शन की नहीं सोच रही है, ये गवर्नमेंट सोच रही है कि भारत 2030 में कैसा होगा। ये मिशन 2030 का मिशन आज का मिशन नहीं है, ये 2009 से उसकी ब्लूप्रिंटिंग है। 2014 के बाद केवल वो ब्लूप्रिंट पे, जो ब्लूप्रिंट था उसके जो माइलस्टोन्स थे, वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं सही टाइम पे, सही जगह, सही माध्यम से। उसमें 370 राम मंदिर हो सकता है पीओके भी। जी। सर पीओके जब भी आएगा 5 स्टार में पार्टी मेरी तरफ से। मैडम पार्टी मैं दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं अपने सारे So लोगों को POK, पार्टी मैं दूंगा। everybody, I think all the viewers on this channel or any other channel, I think इंडिया में तो शायद वो दिवाली से भी बड़ा जश्न होगा जिस भी दिन ये होगा जी। आई एम श्योर। मैडम आपको, आप लोगों को मैं अपनी चेतक में बिठा के गिलगित बाल्टिस्तान घुमाने ले जाऊंगा फुल सिक्योरिटी के साथ, आप चिंता मत कीजिए। जी सर। ऑन सीरियस नोट सर, कुछ एक अच्छा, ये जो हम प्लानिंग करें तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म टारगेट एक वर्ड, मैडम एक लाइन में लॉन्ग, क्या बोलेंगे? मैडम ई रूपी ले लीजिए, डीबीटी ले लीजिए, जो भी अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, इनका लॉन्ग टर्म यही, अगर सिंप्लीफाइड शब्द भाषा में बोलें तो जो हमारे लोअर तबके का भारतीय है, जो गांव में रहता है, जो छोटी जगह रहता है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो भिखमंगा ना बने, वो अपने स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके, उसके रास्ते खोले जा रहे हैं। देखो मैंने कई बार समझाया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या है। अगर आप पैसा पिरामिड में सबसे नीचे वाले तबके को देते हो, उसके हाथ में जब डिस्पोजेबल इनकम आती है तो वो भी चाहता है कि मेरे घर में टीवी आए, मैं भी स्कूटर खरीदूं, थोड़ा बड़ा हूं तो मैं भी कार खरीद लूं, शैम्पू अच्छा इस्तेमाल करूं, साबुन अच्छा इस्तेमाल करूं, और जो कंज्यूमर गुड है वो लूं। तो 70-80 करोड़ का बाजार डिमांड क्रिएट करता है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो फैक्ट्रियों में काम तो मिडिल क्लास करता है, इकोनॉमिक इंजन वहां से शुरू होता है। लास्ट ईयर जब कोरोना आया था, जब पहला लॉकडाउन लगा, तो सब ने बोला कि स्टिमुलस पैकेज सरकार को देना चाहिए। जो बड़े बड़े तोपची इकोनॉमिस्ट बैठे हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे, कॉलम भी लिखते हैं अखबार में, सब ने एक ही शब्दों में बोला कि हमें स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए, जैसे अमेरिका ने दिया, ट्रंप ने दिया, वैसे हमें लोगों को देना चाहिए। मैडम अगर इस
स्टिमुलस पैकेज इंडस्ट्री को देते तो उससे डिमांड तो जनरेट नहीं होती ना, इंडस्ट्रीज अपना लॉस को मिटिगेट करता उससे, जी, लेकिन डिमांड डिमांड जनरेट नहीं होती। तो हमने वो 20 लाख करोड़ नीचे तबके को पहुंचाया जहां से डिमांड जनरेट हुई, और उसी प्रिंसिपल पे समझते हुए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल पे, एज अर्ली एज आई थिंक 2 अप्रैल मैंने लिखा था कि जिस दिन लॉकडाउन हटेगा इंडिया विल विटनेस ए वी कर्व इन इकोनॉमी। आज अब देखिए 4 दिन पहले निफ्टी 16,000 पहुंच गया। जी, जी। आपने सेंसेक्स के ऊपर भी आपने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी। तो जब ये हम ई रुपी की बात करते हैं, यहां मैं एक टिप देना चाहता हूं अपने मित्रों को जो खासतौर से इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। दोस्तों, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मेरा फाइनेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं किसी और पे डिपेंड हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो उन कंपनियों में पैसा लगाइए जो किसान से, किसान के प्रोड्यूस से, उसके प्रोड्यूस में, उसकी उपज में उपयोग होने वाले सामान में, या जो एग्रो बिजनेस में है। क्योंकि अगर पीडीएस सिस्टम अगले 4 साल में खत्म होता है तो आप लिख के रख लीजिए, जो कंपनी है जैसे आईटीसी हो गई, अडानी हो गई, रिलायंस फूड हो गई, इस तरह की जो भी और कंपनी है, इनका बिजनेस बम्पर होगा और बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट टिप है। आने वाले वक्त में आप अगर उन कंपनियों में पैसा लगाएंगे जो फूड और किसान से जुड़ी हुई हैं, इसमें जूट भी आता है, तो हो सकता है आपको रातों रात फायदा ना हो, लेकिन एक सिक्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि जैसे जब ये इररेलेवेंट हो जाएगा, आपने जो बताया कि पीडीएस इररेलेवेंट हो जाएगा, तो जो प्रोक्योरमेंट होती है उस पे इफेक्ट आएगा, उस पे फिर गरीब देखिए मैडम, फार्मर्स पे इफेक्ट आएगा। मैंने आपको अभी क्या बताया, 2009 से 2014 तक मोदी एक ब्लूप्रिंट बना रहे थे। इस ब्लूप्रिंट में डोभाल भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, मनोहर पार्रिकर थे और अरुण जेटली थे। और यूरिया पहले हुआ, डीबीटी फिर उसके बाद हुआ, फिर फार्मर क्रॉप इंश्योरेंस हुआ, फिर पहले सॉइल हेल्थ कार्ड आया, फिर इंश्योरेंस आया, फिर आपका फार्मर बिल आया, फिर आज आपका ई रुपी आ गया। तो ई रुपी फार्मर से पहले क्यों नहीं आया भाई? अगर मैं एक ई एक रुपी, सिस्टम, एक ऐसे लग रहा है बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, हम धीरे ब्रिक धीरे बाई ब्रिक आप सिस्टम बना रहे हो, आप भारत में एक सिस्टम बना रहे हो ब्रिक बाई ब्रिक, ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तभी तो मैंने कहा कि जो लोग समझना नहीं चाहते हैं वो मोदी को, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम पे लगे रहे, लेकिन जो समझना चाहते हैं उनको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि एक पॉलिटिकल आदमी, आरएसएस का बंदा जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने से पहले आईएम अहमदाबाद में बंद क्यों हो जाता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ? वही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वही प्रॉब्लम डेफिनेशन, आपको ब्रिक बाय ब्रिक कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, ब्लूप्रिंटिंग कैसे करनी है। तो अगर मान लीजिए ई रुपी यूपीआई के साथ आ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सोचा नहीं होगा यूपीआई लॉ बनाते वक्त कि ऐसा भी हम वाउचर भी दे सकते हैं। वाउचर की कहानी कोई नई तो है नहीं, कॉर्पोरेट्स इसको सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटली अब यूज हो रहा है। मैं कॉर्पोरेट में, भारतीय कॉर्पोरेट में कभी मैंने काम नहीं करा, इसलिए मैं बता नहीं सकता यहाँ पर वाउचर कैसे इस्तेमाल होते हैं,
लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जो मेरे दोस्त बताते हैं कि भारतीय कंपनियां भी वाउचर्स देती हैं, जैसे बिग बाजार का वाउचर दे दिया, रिलायंस स्टोर का वाउचर दे दिया, लेडीज के लिए साड़ी का दे दिया, या कोई और कॉस्मेटिक का दे दिया। तो ऐसा तो है नहीं कोई नया आउट ऑफ द वर्ल्ड इनोवेशन है। यूपीआई, जब हमने यूपीआई लॉन्च करा उसी वक्त या 1-2 साल में ही हम लॉन्च कर सकते थे, लेकिन अगर हम तब लॉन्च करते तो ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं, क्योंकि मार्केट में फसल तो खुल के बिक नहीं रही। जब मार्केट में फसल ही खुल के नहीं बिक रही, आपने मंडियों को फ्री नहीं करा, आपने मंडी डिपेंडेंसी खत्म नहीं करी, आपने नए रास्ते नहीं खोले, तो इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरा होता या नहीं होता? इसलिए लॉजिकली इसको फार्म बिल के बाद नेक्स्ट स्टेप आप याद रखो। मतलब मैं इतना समझाता हूं, पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है। पिछले साल मेरे फार्म बिल पे आर्टिकल हैं, मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ लीजिए, 3 आर्टिकल है। मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट करे और जगह भी पोस्ट करे। मैंने क्यों लिखा कि पीडीएस वुड बी मेड इररिलेवेंट इन नेक्स्ट 4 to 5 years। अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं, ज्यादा बोलूंगा तो पता नहीं लोग मोदी का चमचा बोल देंगे, लेकिन मेरे शब्द हमेशा बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। मैं अगर कोई चीज लिखता हूं ना, तो उसके पीछे तथ्य होते हैं, प्रूफ होते हैं, रीजन होता है। तो जब मैंने लिखा पीडीएस इररिलेवेंट होगा 4-5 साल में, तो मतलब ई रूपी का आइडिया था मुझे, वाउचर बेस्ड सिस्टम का आइडिया था, तभी तो मैं लिख रहा हूं ना इररिलेवेंट होगा। जी। तो हर चीज ब्रिक बाय ब्रिक, ठंडे दिमाग से, बाइस मत होइए। आपको मोदी से नफरत है, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल बंदे हैं वो, उनसे नफरत करो, और उनके भक्त हो तो उनके भक्त बनो, मैं उसमें नहीं आना चाहता, लेकिन ठंडे दिमाग से क्रिटिकल थिंकिंग करो, एनालिटिकल थिंकिंग करो, अपने दिमाग से नफरत या प्यार दोनों हटा दो, और उसके बाद सारे इवेंट का सारे माइलस्टोन आप एक पेपर पे लिखो डेट वाइज, और फिर आप देखोगे कि आप एक ब्रिक के बाद दूसरी ब्रिक रख रहे हो और एक कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। आप रैंडम नहीं हो कि कहीं इधर से कुछ पकड़ लिया, उधर से कुछ पकड़ लिया, दाएं। इसी को तो ब्लूप्रिंटिंग कहते हैं। जो जी, एक आईटी के प्लान लोग सिस्टमैटिक वे में मूव करना। जो आईटी के लोग मेरे को सुन रहे होंगे आईटी इंडस्ट्री से, उनको पता है जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, तो हम लगभग, डिपेंड करता है हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, पर हम लगभग 40 to 50% टाइम प्रॉब्लम डेफिनेशन में लगाते हैं। प्रॉब्लम को पूरी तरह से डिफाइन करा जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करा जाता है, फिर एक एक ब्रेक डाउन पे एक एक माइलस्टोन प्लान करा जाता है, तब जाके आपका सक्सेसफुल सोल्यूशन बनता है। तो आज आप देखिए, ओवरऑल सोल्यूशन भारत को संपन्न बनाना, भारत का अगर गरीब तबका, किसान, मजदूर, पिछड़ा जो भी है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, में क्लासिफिकेशन में नहीं जाता जातवाद की, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं, अगर हम उनको 1 by 1 प्रोसेस से एम्पावर करेंगे, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी जीना शुरू करेंगे, रादर देन भिखारी और नेताओं के हाथ जोड़ने वाले या नेताओं के भरोसे रहने वाले, तो भारत संपन्न अपने आप हो जाएगा। जब 70-80% लोगों के हाथ में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, तो बाकी तबके, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो ऑटोमेटिकली फिर ग्रो करेंगे। जी सर, ये बताया, कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या इसमें चीट करने का बिल्कुल स्कोप नहीं रहेगा? देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ जुगाड़ की कमी नहीं है। जुगाड़ पे चलता है। अभी 2 दिन हुए हैं लॉन्च करे हुए, शायद कल लॉन्च करा था या परसों लॉन्च करा था। परसों। अभी मेरा दिमाग नेगेटिव नहीं घुमा है, अभी मैं पॉजिटिव दिमाग ही घुमा रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक घुमा रहा हूँ। नेगेटिव घुमाऊंगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर लिखूंगा इसमें फ्लॉ कहाँ पर हो सकता है।
क्योंकि मैं उल्टा सोचता हूँ थोड़ा, पर अभी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा होगा। लेकिन जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा कोरोना काल में बड़े-बड़े घर, बड़ी-बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन नेता जाके वहां राशन दे रहे हैं, फोटो खिंचा के यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कोरोना काल में राशन बांट रहे हैं। ये जो स्कैम है ना, ये बंद हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एनजीओ ने, किसी एनजीओ ने बोला कि मेरे को इसका ऑपरेशन कराना है, तो हमें जी। डोनेशन चाहिए, सबने डोनेशन दे दिया। एनजीओ वाली जो आंटी जी हैं उन्होंने साड़ी खरीद ली, जॉनी वॉकर विस्की खरीद ली, पार्टियां हो गई, 2-4 फोटो इधर उधर के डाल दिए, जी काम हो गया। अभी तक भारत में लाखों एनजीओ ऐसे ही चलती है, विश्वास मानिए। अब क्या है, अब मान लीजिए एनजीओ ने कहा है ऑपरेशन के लिए चाहिए और मुझे एनजीओ को दान देना है, तो मैंने स्पेसिफिक उस ऑपरेशन के लिए, उस हॉस्पिटल के लिए ही वाउचर के माध्यम से दान दिया। अब वो वहीं यूज हो सकता है, उसके अलावा नहीं। तो अगर आप वहां यूज करोगे तो ठीक है, मेरा पैसा वैल्यूड है। और अगर आपने मेरे को मूर्ख बनाया है और वहां यूज नहीं करोगे, तो मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा मेरे अकाउंट में से निकलेगा ही नहीं। तो एनजीओ को आपने काट दिया। इसी तरह मतलब आप दिमाग घुमाए, जितने भी खुरापाती कन्वर्जन लोग हैं, कन्वर्जन वाले ही लोगों का भी इस तरीके से होगा, कन्वर्जन बिकॉज इससे अब अटैक होगा। दूसरी चीज जो ओवरऑल, अगर आप डीबीटी देखिए, सारी चीजें देखिए, डिजिटल, अभी जैसे आज बोला है, मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट तो पुराना है, लेकिन आज गवर्नमेंट ने बोला है इलेक्शन कमीशन को लिंक करने के लिए आधार से। आप पता है क्या कर रहे हो? आप जो इलीगल लोग भारत में रह रहे हैं ना, उनको इररिलेवेंट कर रहे हो। देखो, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद करो, किसी को मारना है ना, तो पेट पे लात मारो। फौज भी अपने दुश्मन से तभी जीतती है जब वो उसकी सप्लाई लाइन काटती है। फूड सप्लाई लाइन काट देते हैं। ठीक है, जब आप सप्लाई लाइन किसी की भी हो सकती है, एमुनेशन की भी हो सकती है, फूड की भी हो सकती है, मेडिकल की भी हो सकती है, लेकिन जब आप सप्लाई लाइन काटते हो ना, जैसे जो मैंने कंसेप्ट लिखा है 108, जी। 108 कंसेप्ट में हम किसी को अब्यूज नहीं कर रहे, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहे, हम तो बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं, पेट पे लात मार। जी। इसमें सर एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है कि अ, राशन आता है गरीबों के लिए, उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज साइड करके अपना लेबल चिपका के, चाहे वो ईद के टाइम पे हो या दूसरे फेस्टिवल्स के टाइम पे हो, वो बहुत बड़ी लीकेज या बहुत बड़ा मिसयूज था। आई थिंक वो भी एक काफी हद तक प्लग हो जाएगा। मैम, पॉलिटिकल करप्शन उसी को कहते हैं ना। पॉलिटिकल करप्शन केवल डायरेक्ट मनी नहीं होता है या फेवरिज्म नहीं होता है। वो अपनी फोटो जो लगा के बेचते हैं ना, देखो जी। तेलंगाना में अपनी फोटो लगा के रमजान के वक्त किट बना के भेजी, सर राहुल दिल्ली गांधी में ने भी सिमिलर हुआ है। उत्तराखंड ट्रेजेडी में अपनी फोटो लगा के राशन भेजी। कोरोना जी। काल में सारी पार्टियों, नेताओं ने अपने अपने फोटो लगा के राशन भेजा। वो सब आ तो पीडीएस से रहा है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा करप्शन फार्मिंग में अगर कहीं पर है आड़तियों का, तो वो पंजाब में है। जब पीडीएस खत्म होगा तो पंजाब का जो 70% प्रिक्योरमेंट होता था वो तो गया, आड़ती तो गए। पंजाब सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे अनहेल्दी फूड अगर कहीं उगता है भारत में, पंजाब। तो वो पंजाब उगता है। आप किसी भी प्राइवेट आटा ले लीजिए या कोई भी और चीज ले लीजिए, गेहूं का, चावल का, किसी का भी, वो सारी प्रिक्योरमेंट प्राइवेट कंपनियां मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से करती हैं, पंजाब से नहीं करती हैं। इसीलिए वो एमएसपी का शोर मचाओ, सारी चीजें करो, ताकि कानून रूप से हम बंध जाएं और उसको चैलेंज किया जा सके। तो आने वाले टाइम में अब
पंजाब को सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी, क्योंकि अभी तक क्या है, आपने पेल के उसमें बुरी तरह से पेस्टिसाइड डाले, केमिकल खादें डाली, आपका जमीन प्रदूषित हो चुकी है। पंजाब इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द कंट्री, ठीक है। दुनिया में एक ही ट्रेन चलती है पंजाब से मुंबई और जयपुर के लिए, जिसको कैंसर स्पेशलिस्ट बोला जाता है, और सारी तरह की बीमारियां वहां हैं। तो अब तो पंजाब को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी उपज को हेल्दी कैसे बनाएं, वरना खत्म। तो ये हेलो हेलो आई थिंक सर कहीं स्टक अप हो गए हैं। सर, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए इफ यू कैन हियर मी। ओके, या तो सर का इंटरनेट कनेक्शन उड़ गया है, या फिर इट सीम्स सर डिस्कनेक्ट हो गया। देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम एंड आई थिंक मोर और लेस वी हैव कवर्ड अप द टॉपिक। एक या दो क्वेश्चंस और रह गए थे। शिशिर विश्वकर्मा जी, आपका ऑलरेडी क्वेश्चन और पॉइंट में बना चुकी हूँ। शंकर नारायण स्वामी जी, आप मेल लिख सकते हैं या फिर सर को टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन फ्यूचर ऑफ राकेश टिकैत, क्योंकि सर जा चुके हैं, थोड़ा सा लेट है। आई एम ऑल्सो इन अ हरी, हैव अ लॉन्ग ट्रिप टू टेक अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। So I think we'll wind up here and till next live आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन संभाल के लिख लीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ से व्यूअर्स ईमेल करते हैं, gayatrimishra8@gmail.com और bulletin in seconds@gmail.com। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, बट आई एम नॉट टू मच ऑन सोशल मीडिया, सॉरी टू से। मैं दिस इज़ माई पैशन एंड नॉट माई प्रोफेशन। सो इसी के साथ मैं गायत्री देवी विदा लेती हूँ। Sorry, I think we are cutting it short because sir is gone, and the topic was 99% covered except for one or two questions which I wanted to take up more. So इसी के साथ मैं गायत्री, सर आ चुके हैं। आई थिंक लेट मी जस्ट ज्वाइन। सॉरी, सॉरी, मेरी लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरी साइड में। सर नो प्रॉब्लम, मैं टाटा गुड बाय बोलने वाली थी, बट डेफिनेटली वी कैन। जी, ठीक है, एक क्वेश्चन। इसको जी यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए फिर कभी आप कर लीजिएगा Q&A। लोग, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आप, गायत्री जी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप ना जी एक गूगल फॉर्म तैयार कर लीजिए, वो आप शेयर कर जी दिया कीजिए लोगों के साथ, मैं भी आपको उसको शेयर कर दिया करूँगा। उसमें जो जी क्वेश्चंस हैं उससे 10-12 क्वेश्चंस उठ लिया करें, तो मेरे ख्याल से लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार ये फॉलो करना, इंटरनेट पे फॉलो करना क्वेश्चंस को आसान नहीं होता है। साइड जी, में मैं लोग, कंटिन्यूअसली आई कीप लुकिंग इफ देयर इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई डोंट मिस वन। हाँ, मतलब सब एक साथ पूछते हैं ना, तो वो समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। जी जी। सो थैंक यू सो मच सर, और अब नेक्स्ट लाइव जुड़ने तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, गुड नाइट सबको, नमस्ते। नमस्ते।